गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की रचना कक्षा 12 आरोह रुबाइयाँ। इनका पढ़ा रुबाइयाँ है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। शायर कहता है कि एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाने लगती है, कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर खुश करती है। शिशु माँ के हाथों में झूले खाकर खिलखिला उठता है। उसकी हंसी बराबर या बरबस फूट पड़ती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इनका रुबाइयाँ। दूसरे में उन्होंने बहुत ही सुंदर तर्क दिया है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। कभी माँ के बच्चे के प्रति प्रेम को दिखाते हुए कहता है कि माँ ने पहले अपने शिशु को साफ स्वच्छ पानी में अपने हाथों से जल छलका छलका कर नहलाया। फिर उसने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी की। जब उसने अपनी घुटनियों में शिशु को थाम कर उसे कपड़े पहनाए तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख की ओर निहारता है। यह दृश्य बड़े रोचक लगता है। अर्थात उस समय माँ और बच्चे के प्रति वात्सल्य रस का सुंदर वर्णन दिखता है। आइए तीसरे रुबाइयों की तरफ चलते हैं। बहुत ही सुंदर फिराक गोरखपुरी ने लिखा है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दबक, बच्चे के घरौते में जलाती है दिए। कवि कहता है कि दिवाली की शाम है, घर पूरी तरह रंग रोगन से पुता तथा सुसज्जित है। माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। उस सुंदर माँ के मुख पर सुंदरता की एक मधुर चमक है। वह बच्चों के खिलौनों के बीच भी एक दिया जलाती है, जिससे कि बच्चा प्रसन्न हो जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। इनका चौथा इनका रुबाइयाँ है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। कवि कहता है कि देखो, बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है और मचल रहा है। वह बालक तो है ही, उसका मन चांद लेने पर आ गया है। वह माँ से चांद लाने की जिद पर अड़ गया है। माँ उसके हाथों में दर्पण यानी शीशा देकर बहलाती हुई कहती है, देख बेटे, चांद इस दर्पण में आ गया है, दर्पण को हाथ में ले ले, अब यह तेरा हो गया है। आइए इसके आगे पढ़ते हैं अंतिम रुबाइयों का अंतिम 5वां भाग। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की छटा छाई हुई है। नन्ही बालिका जो रस की पुतली सी मधुर है, उमंग से भरपूर है। उसने पाँव में लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली की तरह जगमगा रहे हैं। वह प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। धन्यवाद। ये था रुबाइयाँ। अब आगे इनकी फिराकपुरी की दूसरी गज़ल यानी शेर पढ़ेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। आइए फिराक गोरखपुरी की गज़ल पढ़ते हैं। दूसरा इनका स्टार्ट हो रहा है। नौरस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन पर तोले हैं। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि नवरस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं।
उनसे जो सुगंध फैल रही है उसे देखकर यूँ लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। आशय यह है कि वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध मौजूद है। आइए इनकी दूसरी गज़ल पढ़ना शुरू करें। फिराक गोरखपुरी की दूसरी गज़ल है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो यारो, सब पे सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि कहता है कि ढलती हुई रात है, तारे भी आंखें झपकाकर मानो सुना चाह रहे हैं। प्रकृति का कण कण चुप है, मानो सो रहा है। मुझे यह सन्नाटा मेरे प्रिय की याद दिला रहा है। मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है, हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की बात तुम भी सुन पा रहे हो? अर्थात यह सन्नाटा केवल उसी को कुछ कहता है जिसके सीने में प्रेम की वेदना होती है। आइए इनकी तीसरी गज़ल पढ़ते हैं। तीसरी गज़ल है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। कवि कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं। दोनों अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं। दोनों को मानो एक ही काम मिला है, रोना। मेरी किस्मत मेरी हालत देखकर मुझ पर रोती है, मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। आशय यह है कि मेरे जीवन में अब असफलता और निराशा के सिवा कुछ नहीं बचा है। कभी अपने आप को अभाव में महसूस कर रहा है और इस तरह की बात कर रहा है। आइए चौथी गज़ल पढ़ते हैं। जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। आइए कवि कहता है कि जो भी लोग मेरे प्रेम की निंदा कर कर के मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी पोल खोल रहे हैं। मेरी निंदा करके उनकी स्या प्रकट हो रही है, उनकी दुर्भावना नग्न हो रही है। अर्थात वो अपने आचरण को लोगों के सम्मुख दिखाने का भारी प्रयास कर रहे हैं। आइए अगला पढ़ें। आइए इनकी पांचवी गज़ल पढ़ते हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि कहता है कि हे प्रिया, मैं पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहे हैं। जो भी प्रेम में डूबता है वो दीवाना ही हो जाता है। आशय यह है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर आसक्त हो जाता है तो वह उसकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने में ही लगा रहता है, उसे और किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं होने देता है। अर्थात वो उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। आइए अगली कविता पढ़ें। आइए छठा शेर पढ़ते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है, मुझे तेरा पूरा लिहाज है, तेरा फिक्र है, चिंता है, परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी पूरी चिंता है। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती, अतः मैं औरों से अपने दर्द को छिपाता हूँ और तुम्हारे प्रेम में छिप छिप कर रो लेता हूँ। कवि ने अपनी प्रेमिका को संकेत करते हुए कहा है कि मैं लोगों की नज़र में अपने आप को चुप रखता हूँ, लेकिन अकेले में जब तुम्हारी याद आती है तो उसके अनुसार मैं रो लेता हूँ। आइए अगला पढ़ते हैं। सातवां उनकी शेर है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि कहता है प्रेम और सुंदरता के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात उसके आचरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में भी
लेन देन का संतुलन बराबर बना रहता है। जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित कर देता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। यहाँ स्वयं को खो देने से प्रेम प्राप्त होता है। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना जिसके प्रेम में आसक्त रहेगा उतना ही उधर से भी प्रेम उसको प्राप्त होगा, और स्वयं को उसके अंतरात्मा में खो देने पर उसे उतना ही अधिक प्रेम की प्राप्ति होती है। आबो ताब अस्सार न पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बेंतों की धमक है या हम मोती रोले हैं। कभी कहता है तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा न हो। मेरी शायरी का सुंदरता बनावटी सजावटी नहीं है, इतना तो सब लोग समझ सकते हैं कि मेरे शेरों में जो सुंदरता है कि आंसुओं में से निकला है। मैंने आँखों से जो आंसू बहाए हैं उन्हीं के कारण मेरी शायरी में चमक आई है। इन्होंने अपनी शायरी का बहुत विधिवत वर्णन करते हुए बताया है। आइए अगला शेर पढ़ते हैं, 9वां शेर। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। कभी कह रहा है कि रात गए जब आसमान में फरिश्ता दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ऐसे में हम शराब की महफिल में अपना दुख कम करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। आशय यह है कि घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत याद आती है। अर्थात यहाँ पर वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन मिला है आपको देखने के लिए। आइए अंतिम शेर इनका पढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी का अंतिम शेर बहुत ही सुंदर वर्णन किया इन्होंने इसमें। सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ए आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर अक्सर मुझसे यह कहते हैं कि हे फिराक, हम तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर हैं, न जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीख ली। तुम्हारी गज़लों के शेरों में तो मीर की गज़लों के बोल सुनाई पड़ते हैं। आशय यह है कि तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर और मनोरम है। ये था फिराक गोरखपुरी की 2 रचनाएं, रुबाइयाँ और गज़ल, जिनका सुंदर व्याख्या सत्येंद्र कुमार मौर्य जी के द्वारा हुआ है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके प्रति जो भी आपकी भावना होगी उसमें आप अपनी प्रक्रिया राय देंगे। धन्यवाद।